हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। आज ही हुआ है आपका एचपीटेट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में, जिसके जीके सेक्शन में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेक्शन 1 जो है इसकी चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल पैडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी की जो सेक्शन है वो हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो सीरीज़ सी है उसका पेपर है मेरे पास, और आपके पास कोई और सीरीज़ भी होगी तो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, आगे पीछे होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। इस बार जो पेपर था आपको उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस पूछी गई थी, ठीक है। तो वहीं से एक क्वेश्चन है हमारा, द टर्म इंटेलिजेंस हैज़ बीन डिफाइंड एज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन इंटेलिजेंस के बारे में किसने दी, ये डेफिनेशन दी है वेशलर ने, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर। The structure of human intelligence, according to Guilford model, in terms of three basic parameters, along with their division in all, fall into how many specific number of factors, ठीक है। अगर सीधी सी बात बोली जाए तो जो गिलफर्ड की थ्योरी थी वहाँ पर उन्होंने कितने फैक्टर्स की बात की थी, तो गिलफर्ड की थ्योरी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट में 120 फैक्टर्स के बारे में उन्होंने बात की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट कॉइन द टर्म IQ फॉर द फर्स्ट टाइम। जो IQ शब्द है सबसे पहले किसने कॉइन किया, विलियम स्टर्न ने कॉइन किया था IQ शब्द। ओके, IQ ऑफ अ गिफ्टेड पर्सन और अ जीनियस। जो गिफ्टेड बच्चा होता है बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, गिफ्टेड बच्चे का IQ होता है 130 या फिर 140 से अब यहाँ पर 140 दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है जी। टू फैक्टर थ्योरी बहुत बार बात कर चुके हैं, पिछले पेपर्स में भी किसी में पूछा गया था कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी इंटेलिजेंस की, जिसमें दो फैक्टर्स जी और एस फैक्टर, जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेयरमैन ने दी। बहुत ही इजी, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी पॉपुलर नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट, ठीक है। नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट की बात हुई है जो यूके में डेवलप हुआ है। कहाँ पर यूके में डेवलप हुआ है नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट, ठीक है। तो ये है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, ऑप्शन सी। ओके, आपको बताना है कि कौन सा पेयर है यहाँ पर इन्होंने सही मैच नहीं किया है। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी गिलफर्ड, टू फैक्टर थ्योरी स्परमैन, ग्रुप फैक्टर थर्स्टन, सैम्पलिंग थॉम्सन, ठीक है। तो सैम्पलिंग थ्योरी थॉम्सन ने दी, सही बात है। ग्रुप फैक्टर थर्स्टन, ये भी सही बात है। टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन, पीछे क्वेश्चन में हमने देखा। तो जो पहला है ना ऑप्शन वो गलत है। मल्टी फैक्टर थ्योरी जेपी गिलफर्ड ने नहीं दी है। जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। थॉर्नडाइक ने दी थी, ठीक है जी। चलिए आठवां क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल बच्चों की कैटेगरी में किसे हम सम्मिलित नहीं करते हैं, गिफ्टेड बच्चों को, बैकवर्ड को, फिजिकली स्ट्रॉन्ग या फिर मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। तो नॉर्मल से जो बच्चे ऊपर हों यानी कि गिफ्टेड हों उनको भी हम एक्सेप्शनल बोलेंगे, और नॉर्मल बच्चों से जो नीचे हों उनको भी, जैसे रिटार्डेड हैं, बैकवर्ड है, उनको भी हम एक्सेप्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो जो फिजिकल स्ट्रॉन्ग बच्चे होंगे ना उनको हम एक्सेप्शनल की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते हैं, नोट पूछा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आपका सही। चलिए अगला प्रश्न हमारा, which is not included in the special provision for the education and adjustment of the gifted children, ठीक है। गिफ्टेड बच्चों के एजुकेशन और एडजस्टमेंट में किस स्पेशल प्रोविजन को इंक्लूड नहीं किया गया है, ग्रुप एबिलिटी, एक्सेलरेशन, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, रेमिडियल एजुकेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा रेमिडियल एजुकेशन, सुधारात्मक शिक्षा, ऑप्शन डी। द टर्म फिजिकली हैंडीकैप इम्प्लाइज, शारीरिक विकलांगता शब्द का क्या मतलब है, ब्लाइंड बच्चे, डेफ एंड डम्ब चिल्ड्रन, मस्क्यो ऑर्थोपेडिकल इम्पेयर्ड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सभी को हम बोलेंगे फिजिकली हैंडीकैप। ओके, अगेन डेफिनेशन पूछी गई है आपसे, साइकोलॉजी इज अ साइंस and the properly trained psychologist is a scientist or at least practitioner who uses scientific methods and information resulting from scientific investigation। अब ये जो डेफिनेशन है ये किसकी थी, ये डेफिनेशन थी मुन की, ठीक है, NL मुन, ऑप्शन सी। Okay, studying the behavior of learner in actual laboratory setup who conducted the experiment on dog, ठीक है। बात इजी है, हमने पढ़ा है कि डॉग पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, इवान पावलोव ने किया था। ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पर आपका सही, ठीक है। थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था ये भी हमें पता है। थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कैट पे, ठीक है, जबकि स्किनर ने रैट और पिजन पे, ठीक है। तो पावलोव इसका हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर।
ओके, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? जीन पियाजे ने दी, है ना, जीन पियाजे ने दी। जबकि एरिक एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट दी थी एरिक्सन ने, ठीक है। सिगमंड फ्रूड ने कौन सी थ्योरी दी थी? साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। साइको एनालिटिक थ्योरी भी आप इसको बोल सकते हैं, फ्रूड की थ्योरी को। कोहलबर्ग ने दी थी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। तो जीन पियाजे ने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स फिफ्थ स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, देखो यहाँ पर इन्होंने बता दिया अगले में, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में पांचवी स्टेज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ठीक है। 8 स्टेजेस है, उसमें से पांचवी थी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। किस एज से शुरू होती है? तो ये होती है एडोलेसेंस में, 12 से लेकर 20 साल तक, ठीक है। 12 से 18 भी कहीं बार होता है। चलिए जी, अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द फंक्शन, ठीक है। नोट पूछा गया है, नोट द फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी विद रिगार्ड टू टीचिंग, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या काम नहीं है? पहला है कि टू नो द लर्नर, विद्यार्थी को जानना। टू सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द सब्जेक्ट मैटर और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तीसरा है टू अरेंज सुटेबल लर्निंग सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। चौथा है टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स टू फास्टन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो कहीं पर भी एजुकेशन साइकोलॉजी में एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करने की बात नहीं की गई है, जिसमें हम प्रोसेस ऑफ लर्निंग को उससे फास्ट हो सके, ठीक है। लर्नर को भी हम जानते हैं, ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी की मदद से। सब्जेक्ट मैटर को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, लर्निंग सिचुएशन को भी अरेंज करते हैं। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा ना, वो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 16, चाइल्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप, सोमैटिक स्ट्रक्चर, फिजिक, बॉडी केमिस्ट्री इन्फ्लुएंस हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों की बात हो रही है, थ्रू आउट हिज लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा फैक्टर है ना जो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को इन्फ्लुएंस करता है? बायोलॉजिकल, कॉन्स्टिट्यूशन फैक्टर, हेरिडिटी, इमोशनल, इन्वायरमेंटल, ठीक है। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है ना, उसको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही अफेक्ट करते हैं, दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का या तो आपको ग्रेस मार्क मिलेगा, या फिर हम देखेंगे कि जो आपकी आंसर की आएगी उसमें क्या कहा जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के विकासात्मक कार्य में निम्नलिखित में से अध्यापक की भूमिका क्या नहीं है, ठीक है। नोट पूछा गया है अगेन। ए, डायग्नोसिस ऑफ चाइल्ड एप्टीट्यूड एंड पोटेंशियलिटीज, ठीक है। दूसरा, हेल्पिंग इन द सेटिंग ऑफ प्रॉपर गोल्स फॉर फ्यूचर लाइफ, ठीक है। प्रोवाइडिंग ड्यू एनकरेजमेंट एंड reinforcement, डिस्कवरिंग द एंटायर रेंज ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी एज रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, ओके। तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा, एनकरेजमेंट भी दी जाती है, ठीक है। सेटिंग गोल्स ये भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है ए और डी में, तो आप बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा, बाकी आंसर की में तो हम देख ही लेंगे, ठीक है। पेयर ग्रुप रिलेशनशिप इज स्पेशल करैक्टरिस्टिक ऑफ विच पीरियड, पेयर ग्रुप रिलेशनशिप जो होते हैं ना, वो ज़्यादा होते हैं एडोलेसेंस में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज इन एजुकेशन फॉर फर्स्ट टाइम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय, साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज के बारे में सबसे पहले किसने बात की थी? पेस्टोलॉजी ने, ऑप्शन सी। द रोल ऑफ टीचर इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स इन एजुकेशन इज एज, टीचर का क्या रोल है एडोलेसेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? एज अ फिलोसफर, गाइड, फैसिलिटेटर, तो सभी काम टीचर करता है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, ये भी एक डेफिनेशन दी है। एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग सो फार एज इट डेवलप्स द इंडिविजुअल इन एनी रिस्पेक्ट, गुड और बैड, एंड मेक्स हिज लेटर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैव बीन, ठीक है। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय, ये जो डेफिनेशन थी किसने दी थी? वुडवर्थ की डेफिनेशन थी, ठीक है, वुडवर्थ की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में पूरी कंडीशंस इन्होंने लिख दी हैं गैगने की थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है। हायरार्की जो लर्निंग थी, गैगने की थ्योरी, 8 लर्निंग की स्टेजेस थी, वहाँ पर सभी इन्होंने लिख दी हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है, गैगने की थ्योरी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस, फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो एंड वेरिएबल रेनफोर्समेंट शेड्यूल आर द आइडियाज पुट फोर्थ बाय, ठीक है। ये जो
रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स हैं, कॉन्टिन्यूस, फिक्स इंटरवल, फिक्स रेशो और वेरिएबल, ये किसने दिए थे? ठीक है, तो ये जो शेड्यूल्स दिए थे स्किनर ने, ऑप्शन सी। ओके, इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का मेजर लॉ नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द थॉर्नडाइक्स मेजर लॉ ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो जो थॉर्नडाइक के लॉ थे ना, वो कौन से थे? रेडीनेस भी था, इफेक्ट भी था, एक्सरसाइज भी था। लॉ ऑफ सिलेक्टिंग एन एक्टिविटी ये नहीं था। ठीक है, ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू मास्लोज ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ऑफ अ मैन आर प्लेस्ड एट, बहुत बार हम देख चुके हैं मास्लो की थ्योरी। ठीक है, मास्लो की थ्योरी में जो सबसे हाईएस्ट नीड थी वो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एट एनी ऑफ द अबव लेवल्स। ठीक है, सबसे हाईएस्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी। ओके, learning can be defined as a process of bringing relatively permanent changes in the behavior of the learner through experience or practice. While examining this definition carefully, learning process is centered on the elements of, ठीक है, जो लर्निंग प्रोसेस है उसके एलिमेंट्स कौन से हैं? तो हमें पता है लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक लर्निंग एक्सपीरियंस और लर्निंग मटेरियल जो होता है। ठीक है, मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। तो सभी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। Okay, the process where teaching is based on studying the child first carefully and then to plan activities for instruction. ठीक है, जहाँ पर हम बच्चे को पढ़ाते हैं केयरफुली, फिर एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्लान करते हैं। तो मुझे लग रहा है ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो सकती है, बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी। ओके, अगेन डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशंस पूछी गई थी इस बार आपके पेपर में, है ना। द पावर दैट वी हैव टू स्टोर आवर एक्सपीरियंसेस एंड टू ब्रिंग देम इन द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस सम टाइम आफ्टर एक्सपीरियंसेस हैव अकर्ड इज टर्म्ड मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के बारे में डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है किसने दी? रेबर्न ने दी, ऑप्शन डी। According to Ebbinghaus curve of forgetting, the percentage of material forgotten after 31 days lapse of time. ठीक है, एबिंगहॉस के अनुसार जो उनका कर्व था, फॉरगेटिंग कर्व, ठीक है, तो कितना % मटेरियल जो है वो भूल जाता है 31 डेज़ के बाद। ठीक है, तो लगभग 25% जो है ना वही याद रहता है और 75% जो है वो भूल जाता है आफ्टर 31 डेज। ठीक है, तो 75% इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ मोटिवेशन इन द क्लासरूम सिचुएशन। ठीक है, नोट द टेक्निक बताया गया है यहाँ पर। ए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, appropriate learning situation and environment, principle of capturing and sustaining attention, development of proper attitude। ठीक है, चाइल्ड सेंटर अप्रोच भी होनी चाहिए, appropriate learning environment situation भी होना चाहिए। ठीक है, सी और डी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है यहाँ पर, मुझे लग रहा है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी आप अपना आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट फॉर साइकोलॉजी सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री सेक्शन के बारे में बात करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।